नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा एंड इट्स फंडामेंटल ऑपरेशंस। मेनली हम रिलेशनल अलजेब्रा को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और क्या-क्या इसके बेसिक फंक्शंस हैं, क्या-क्या वर्क जो है वो इन फंक्शंस के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, किस टाइप के ऑपरेशंस हम डेटा को रिट्रीव करने के लिए या डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, किस प्रकार से रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो इसके अंदर अपना रोल प्ले करती है। तो इन चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपने रिलेशनल अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर रिलेशनल अलजेब्रा मेनली क्या है। व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? रिलेशनल अलजेब्रा इज वाइडली यूज्ड प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपकी एसक्यूएल है जो कि आप डेटाबेस के अंदर यूज करते हो। ठीक है, और ये आपकी है प्रोसीजर लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज तो आपके एसक्यूएल है ही, और रिलेशनल अलजेब्रा किस टाइप के? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, यानी ये भी एक क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है। ओनली डिफरेंस क्या है? एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है और ये वाली क्या है? मेनली ये आपकी प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। तो दोनों में ओनली सिंटेक्स का डिफरेंस है, वो स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं और ये मेनली प्रोसीजर्स पे फोकस करते हैं। इट कलेक्ट्स इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशंस एज इनपुट। मेनली क्या काम होता है इनका? कलेक्ट करते हैं किसको? इंस्टेंसेस को। अब देखो यहाँ पे हमने इंस्टेंसेस और स्कीमा दोनों के बारे में डिस्कस किया था। मेनली स्कीमा क्या होती है? स्कीमा मेनली डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इश्यूज है वो स्कीमा होती है, और जो डेटा से रिलेटेड जो इश्यूज है, ठीक है, वो मेनली इंस्टेंसेस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंसेस के साथ हम डील करने वाले हैं। कलेक्ट इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशंस एज इनपुट एंड गिव्स occurrence of relations as output। तो किस प्रकार से जो इंस्टेंसेस होते हैं रिलेशंस के, उनको इनपुट्स के रूप में यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और देन उनके अकॉर्डिंग टू अकरेंस रिलेशन के अंदर आउटपुट्स के रूप में शो किया जाता है। इट यूजेज वेरियस ऑपरेशंस टू परफॉर्म दिस एक्शन। इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी इंस्टेंसेस को इनपुट्स के रूप में यूज करके और आउटपुट प्रोवाइड करवाने का जो प्रोसेस है, मेनली इस प्रोसेस के लिए हम कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं। वेरियस ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड रिकर्सिवली ऑन ए रिलेशन। ठीक है, अगर हम एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा को यूज करते हैं क्वेरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पे रिकर्सिवली ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। द आउटपुट ऑफ दीज ऑपरेशंस इज ए न्यू रिलेशन। यानी जो ये आउटपुट्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो कोई नया ऑपरेशन, नया रिलेशन हो सकता है ना, एक नए रिलेशन के रूप में आपके सामने आउटपुट आएगा, which might be formed from one or more input relation, जो कि एक या एक से अधिक इनपुट रिलेशन से आउटपुट के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी जो है वो इंप्लीमेंट अगर कर रहे हो तो सिंगल टेबल के लिए करो, वहां पे मल्टीपल टेबल के लिए भी परफॉर्म किया जा सकता है।
ओके, सबसे पहले देखो कुछ कैटेगरीज है रिलेशंस की। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आपका इंक्लूड किया गया है यूनरी रिलेशन। ठीक है, यूनरी रिलेशन जो होते हैं वो मेनली किस टाइप के रिलेशन होते हैं, जो सिंगल एंटिटी को रिलेट करते हैं। तो यूनरी ऑपरेशंस भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अब देखो यूनरी ऑपरेशंस किस प्रकार से परफॉर्म किए जाते हैं और क्या उनका मेनली क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहला यूनरी फंक्शन है हमारा सेलेक्ट। ठीक है, इसके लिए सिंबल हम ये वाला यूज करते हैं। तो ये वाला देखो, ये इस प्रकार से सिंबल है। ठीक है, ये इस प्रकार का सिंबल है। तो ये सिंबल हम इसके लिए सेलेक्ट के लिए यूज करते हैं। मेनली इसको सिग्मा बोला जाता है। ठीक है, तो इस सिग्मा को हम सेलेक्ट के लिए रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर यूज करने वाले हैं। तो देखो मेनली सेलेक्ट काम क्या करेगा। मेनली देखो सेलेक्ट का काम होता है टेबल में से जो आपकी टपल्स हैं यानी जो रो हैं उनको सेलेक्ट करना। ठीक है भाई, एक टेबल जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होती है, एक टेबल रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, एक टेबल जो है वो रो और कॉलम का जो है वो कॉम्बिनेशन होती है। तो आपकी जो सेलेक्ट क्वेरी है वो केवल रोज को ही आइडेंटिफाई कर सकती है, यानी इस पूरी रो को वो आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, इस पूरी रो को वो आइडेंटिफाई करेगी। बट अगर इसमें से आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो सेलेक्ट काम नहीं करेगा। पूरी रो चाहिए तो सेलेक्ट से आप ले सकते हो। ठीक है, बट कॉलम चाहिए तो पूरी रो में से अगर एक कॉलम चाहिए तो केवल आपका सेलेक्ट से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हम आगे कुछ और पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ते हैं, फिलहाल हम पढ़ते हैं जब कंप्लीटली एक रो को सेलेक्ट करना हो तो हम सेलेक्ट को किस प्रकार से यूज करते हैं। देखो, द सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ द टपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिलेक्शन कंडीशन। जो भी कंडीशन दी गई होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम टपल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। यानी मान लो एक टेबल के अंदर 100 रोज है ना, तो 100 रोज में मान लो एम्प्लॉय के नेम, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एम्प्लॉय की सैलरी दी गई है। ठीक है, अब मैंने कंडीशन दे दी कि उन एम्प्लॉयज की डिटेल फाइंड करो जिन्होंने 2019 या 2019 के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, तो 100 के 100 रो तो आएंगे नहीं, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज ऐसे हो नहीं सकते जिन्होंने 2019 के बाद ही ज्वाइन किया हो, कुछ पहले के भी होंगे। तो यहाँ पे केवल वही रो सेलेक्ट होंगी जिसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 2019 या 2020 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहा गया है, सबसेट ऑफ द टपल्स। यानी टोटल जो 100 टपल्स थी उसमें से कुछ टपल सेलेक्ट हुए, तो वो क्या हो गया, टोटल टपल्स का सबसेट हो गया। सिग्मा सिंबल डिनोट्स इट। ठीक है, तो मेनली सिग्मा को हम यूज करते हैं सिलेक्शन को डिफाइन करने के लिए। इट इज यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन टू चूज टपल्स विच मीट द सिलेक्शन कंडीशन। इसको हम किस रूप में यूज करते हैं, एक्सप्रेशन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और उस एक्सप्रेशन का काम क्या होता है, जो भी सिलेक्शन कंडीशन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो आउटपुट है वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो ये मेनली इसका क्राइटेरिया होता है। सेलेक्ट ऑपरेटर सेलेक्ट टपल्स दैट सेटिस्फाई ए गिवन प्रेडिकेट। तो जो आपका सेलेक्ट ऑपरेटर होता है टपल्स को सेलेक्ट करने के लिए, मेनली इसको देखो क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले है ये क्वेरी का फॉर्मेट दिया गया है।
यहाँ पे आपका क्यू जो है वो तो सेलेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आपका जो है वो यहाँ पे कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और आर जो है वो उस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस रिलेशन पे आपको ये जो क्वेरी है वो परफॉर्म करनी है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और स्टूडेंट टेबल के अंदर से मेरे को कुछ डेटा फाइंड करना है कि जिनकी फी जो है, जिनकी फी मेनली मान लो ग्रेटर देन हो 500, उनके डेटा मेरे को चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन सिंबल हो गया, उसकी कंडीशन हो गई, और ये डेटा आएगा कहाँ से, मान लो स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। ये आपका टेबल का नाम हो गया, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको परफॉर्म करते हो। ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है सेलेक्ट करने की। तो पूरी टेबल में से जिन जिन स्टूडेंट की फीस 500 से ज्यादा होगी उन सभी की डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा इज द प्रेडिकेट, तो सिग्मा तो सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन विच इज द नेम ऑफ द टेबल, एंड पी इज द प्रोपोर्शनल लॉजिक। पी क्या होगी, आपकी कंडीशन होगी, प्रोपोर्शनल लॉजिक होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम मेनली सिलेक्शन कमांड को परफॉर्म करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि सिलेक्शन जो है वो मेनली रोज को सेलेक्ट करने के काम आता है, टपल्स को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग टपल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इस क्वेरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर मान लो कॉलम थे आपका, रोल नंबर था, ठीक है, रोल नंबर था, आपका नेम था, ठीक है, और आपका मान लो एज था, और इस प्रकार से, ठीक है, एज है और आपका फी है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ कॉलम्स थे, ठीक है, आपका फी है। अब इस क्वेरी से तो क्या होगा कि प्रत्येक की डिटेल जो मान लो यहाँ पे 5 स्टूडेंट की फीस जो है, 5 स्टूडेंट की फीस जो है 500 से ऊपर है, तो उनका रोल नंबर, नेम, एज और फी, ये चारों चीजें डिस्प्ले होनी है। बट मान लो मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को तो केवल उस स्टूडेंट के रोल नेम, खाली नेम प्रिंट करवाना है जिसकी फीस जो है वो 500 से ऊपर। तो उस कंडीशन में हम किसका सहारा लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। तो देखो प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या कहता है, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम पाई। द प्रोजेक्शन एलिमिनेट्स ऑल एट्रीब्यूट्स of the input relation but those mentioned in the projection list, ठीक है। यानी यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी जो हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, बट उनको हमें प्रोजेक्शन लिस्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लिस्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। This projection method defines a relation that contains a vertical subset of relation, ठीक है। हॉरिजेंटल रोज होती हैं और वर्टिकल आपके क्या होते हैं, वर्टिकल आपके कॉलम्स होते हैं। तो ये मेनली वर्टिकल को फाइंड करने की कोशिश करता है ना, इसके द्वारा वर्टिकल्स को फाइंड किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कॉलम्स जो है वो मेनली प्रोजेक्शन जो है
वो मेनली आइडेंटिफाई कर सकता है। दिस हेल्प टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। जो स्पेसिफाइड कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। टू एलिमिनेट डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज को यहाँ पे हटाया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। पाई सिंबल इज यूज्ड टू चूज एट्रीब्यूट फ्रॉम ए रिलेशन। सिंबल हम पाई यूज करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। दिस ऑपरेटर हेल्प्स यू टू कीप स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम ए रिलेशन एंड डिस्कार्ड द अदर कॉलम्स। तो यहाँ पे जिस कॉलम का हम नाम लिखेंगे केवल उसी कॉलम के डेटा को डिस्प्ले किया जाएगा, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, बाकी सबको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल्स इनके हम बाद में देखेंगे, सभी के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। आज हम केवल ऑपरेशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रीनेम। तो रीनेम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। और रीनेम आप मेनली जानते हो किस लिए यूज करते हैं, है ना। रीनेम इज यूनरी ऑपरेशन यूज्ड फॉर रीनेमिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन। किसी भी कॉलम का नेम अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, रीनेम का। तो ये सभी के सभी यूनरी रिलेशंस थे आपके। और रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस फ्रॉम सेट थ्योरी। तो कुछ सेट थ्योरी के यहाँ पे फंक्शंस जो है वो हम यूज करने वाले हैं। तो सेट थ्योरी के देखो कौन कौन से फंक्शंस हैं। मेनली हमारे पास यूनियन है, ठीक है। और यूनियन के अलावा हमारे पास इंटरसेक्शन है, देन डिफरेंस है, एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये 4 रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस हैं जो कि सेट थ्योरी से लिए गए हैं, है ना। तो मेनली 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं यूनियन को। देखो सबसे पहले हम यूनियन को डिस्कस करते हैं। तो अगर यूनियन की हम बात करें तो मान लो यहाँ पे 2 सेट है, सेट ए सेट बी, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो मेनली यूनियन का काम क्या होता है? यूनियन का काम ये होता है कि दोनों के अंदर जो कॉमन है उनको तो एक बार इंक्लूड करना है, और जो कॉमन नहीं है उन सभी को भी इंक्लूड करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ, 1 2, यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ मैं, 4 5। इट मीन्स सेट ए के अंदर क्या क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। और सेट बी के अंदर क्या क्या है? 1 नहीं है, सॉरी, 3 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 ए के पास है, 4 और 5 बी के पास है। तो ये तो यूनियन के अंदर शामिल होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो कॉमन है वो 2 बार शामिल नहीं करना है, आपको एक बार शामिल करना है। यानी 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट यूनियन आएगा, ठीक है। यूनियन इज सिंबलाइज्ड बाय यू, है ना। इसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल टपल्स that are in table A or in B।
यानी ये सभी टेबल्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि टेबल ए और टेबल बी के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉमन रोज हैं, उनको हमें एक ही बार यूज करना है। ठीक है, ए और बी के जितनी भी रो होंगी सभी रो को यहाँ पे यूज किया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ए के अंदर 1 2 3 था और बी के अंदर 3 4 5 था, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इट ऑल्सो एलिमिनेट्स डुप्लीकेट टपल्स। ये आ गया ना, देखो डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट किया जाएगा। तो ए और बी के पास यहाँ पे 3 3 दोनों के पास है, तो ये एक बार डुप्लीकेट होगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट को हटा दिया जाएगा, 3 को एक ही बार इंक्लूड किया जाएगा। सो ए यूनियन बी सेट ए यूनियन सेट बी वुड बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ए यूनियन ऑपरेशन टू बी वैलिड द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी होल्ड। ये कुछ कंडीशंस है जो कि सेटिस्फाई होना जरूरी होता है यूनियन के केस में। देखो क्या कंडीशंस है। R and S must be the same number of attributes। ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो है वो बराबर होने चाहिए। R और S यहाँ पे कौन है, यहाँ पे R और S A और B टेबल्स के नेम है। ठीक है, यहाँ पे मैं चलो A और B लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। A एंड B मस्ट बी द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ए और बी के पास जो रो तो कितनी भी हो सकती है, सेम होनी जरूरी नहीं है, बट कॉलम्स जो है वो बराबर होने चाहिए, है ना। ए टेबल के अंदर जितने कॉलम है उतने ही कॉलम बी टेबल में होने चाहिए, तभी आप यूनियन परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज यूनियन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। एट्रीब्यूट डोमेन्स नीड टू बी कंपेटिबल, ये भी जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ पे कॉलम्स जो है, ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, तो नंबर ऑफ कॉलम तो बराबर तो होने ही चाहिए। ये तो कंडीशन है ही है। मान लो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसके साथ साथ कॉम्पिटिबल भी होने चाहिए। कॉम्पिटिबल कैसे, यहाँ पे जो डेटा टाइप यूज की गई है वही डेटा टाइप यहाँ होनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ तो नंबर है और यहाँ टेक्स्ट है, तो जब यूनियन होगा तो एक ही कॉलम में नंबर और टेक्स्ट दोनों नहीं आ सकते, है ना। तो डेटा टाइप जो है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स की सेम होनी चाहिए। डुप्लीकेट टपल्स शुड बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। तो डुप्लीकेट्स तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, इसमें तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस से पहले हम इंटरसेक्शन को देखते हैं, है ना। डिफरेंस को हम बाद में देखेंगे, पहले इंटरसेक्शन देखते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन जस्ट आपका यूनियन का रिवर्स होता है ना। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेट बनाए थे, तो मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। बट यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन के अंदर केवल हम उसको लेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन होगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आने वाला है, इस सेट के अकॉर्डिंग ओनली 3। ठीक है, एन इंटरसेक्शन इज डिफाइंड बाय द सिंबल दिस। तो ये मेनली सिंबल है इसका। ठीक है, और defines a relation consisting of a set of all tuples that are in both A and B। जो दोनों में होंगी केवल वही डिस्प्ले होगा।
उन्हीं को एक्सेस किया जाएगा। हाउएवर ए एंड बी मस्ट बी यूनियन कॉम्पिटेबल। यूनियन कॉम्पिटेबल का मतलब ये कि जो शर्त यहाँ पे कॉम्पिटेबिलिटी की थी वही यहाँ पे होनी चाहिए, यानी दोनों टेबल्स के जो कॉलम्स हैं वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, है ना, तभी परफॉर्म किया जाएगा। और नंबर ऑफ आपके एट्रीब्यूट है वो भी सेम होने चाहिए। तो ये जो कंडीशंस हैं दोनों, ये मेनली इंटरसेक्शन पे भी लागू होती है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये सेट ए है, ये सेट बी है मान लो। तो अगर मैं ए माइनस बी फाइंड करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? देखो ऐसा क्या है जो बी के पास ए के पास है बट बी के पास नहीं है? तो ऐसा केवल 1 और 2 है जो ए के पास है बट बी के पास नहीं है। 3 जो है वो दोनों के पास है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो मेनली 1, 2 आने वाला है। और इसी को अगर आप इस तरह से करो, बी माइनस ए, ठीक है, तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बी के पास ऐसा क्या है जो ए के पास नहीं है। तो बी के पास ऐसा 4 और 5 है जो कि ए के पास नहीं है। ठीक है, ये मेनली डिफरेंसेस है। ठीक है, इसको हम देखो स्टडी करते हैं। सिंबल डिनोट्स इट, तो माइनस का सिंबल हम यूज करते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी इज ए रिलेशन विच इंक्लूड ऑल टपल्स दैट आर इन ए बट नोट इन बी, है ना। अगर ए माइनस बी हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ए के पास क्या है जो बी के पास नहीं है। ठीक है, और अगर उल्टा करेंगे तो मेनली हम बी को देखेंगे, बी के पास ऐसा क्या है जो ए के पास नहीं है। द एट्रीब्यूट नेम ऑफ ए हैज टू मैच विद द एट्रीब्यूट नेम ऑफ बी। तो एट्रीब्यूट्स के नेम जो मैच होने चाहिए। द टू ऑपरेंड रिलेशन ए एंड बी शुड बी आइदर कॉम्पिटेबल और यूनियन कॉम्पिटेबल। तो ये शर्त इसमें भी लागू होती है। It should be defined relation consisting of the tuples uh, that are in relation A but not in B। ठीक है, तो मेनली A माइनस बी अगर हम फाइंड करेंगे तो A के अंदर होना चाहिए बट B के अंदर वो नहीं होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, दो आपके रिलेशन है, ठीक है, दोनों के बीच में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करना है। 3 और 4, तो यहाँ पे क्या क्या जनरेट होंगे कॉम्बिनेशन? देखो सबसे पहले 1 3, ठीक है, देन सेकंड 1 4, देन 2 3 एंड देन 2 4, है ना। यानी पहले 1 से जो है वो हम 3 को करेंगे मल्टीप्लाई, देन 1 से 4 को करेंगे, देन फिर 2 से 3 को करेंगे और 2 से फिर 4 को करेंगे। तो टोटल हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे जनरेट होंगे। इट इज एन ऑपरेशन यूज टू मर्ज कॉलम्स फ्रॉम टू रिलेशंस।
दो रिलेशन से हम कॉलम्स को मर्ज करते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉलम 1 और 2 है, यहाँ पे कॉलम 3 और 4 है। नई टेबल बनी जिसके अंदर कॉलम 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है, ये कॉलम मर्ज हो गए। Generally, a Cartesian product is never a meaningful operation when it performs alone. जब अकेला इसको परफॉर्म करते हैं तो ज्यादा ये मीनिंगफुल नहीं रहता है। However, it becomes meaningful when it is allowed by other operations, followed by other operations. जब इसके ऊपर हम दूसरे ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं तब ये ज्यादा मीनिंगफुल रहता है, क्योंकि यहाँ पे अकेला इसलिए नहीं होता कि डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है इसके अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और क्रॉस जॉइन, ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन के नाम से भी जानते हैं। लास्ट कैटेगरी, बाइनरी रिलेशन ऑपरेशन। तो अगर मेनली हम बाइनरी रिलेशंस की बात करें तो देखो, बाइनरी रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं जो मेनली दो ऑपरेंड्स के बीच में अप्लाई किए जाए। तो यहाँ पे मेनली जॉइंस वो ऑपरेशंस हैं जो हमेशा दो टेबल्स पे अप्लाई किए जाते हैं, दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। जॉइन ऑपरेशन इज एसेंशियली ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय ए सिलेक्शन क्राइटेरियन, ठीक है। मेनली यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट पे फिर हम सिलेक्शन ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे जॉइन के नाम से जानते हैं। जॉइन ऑपरेशन डिनोट्स बाय दिस सिंबल, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। जॉइन ऑपरेशन ऑल्सो अलाउज joining variously related tuples from different relations। अलग अलग टेबल से हम जो भी रिलेटेड टपल्स होते हैं उनको यहाँ पे हम ज्वाइन करने का काम करते हैं। देखो, ज्वाइन के टाइप्स जो है हमारे पास मेनली दो कैटेगरी है, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के अंदर थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, ये तीन प्रकार के ज्वाइन हम यूज करते हैं। और आउटर ज्वाइन के अंदर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, ये टोटल 6 टाइप्स के ज्वाइन फंक्शंस हम यूज करते हैं मेनली ज्वाइंस को परफॉर्म करने के लिए। और एक हमारा फंक्शन है डिवीजन। तो डिवीजन मेनली टेबल को डिवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है और कोई इसका स्पेसिफिक रोल नहीं है। और मेनली हम डेटाबेस के अंदर जो टेबल डिवाइड करते हैं वो फंक्शनलिटी के बेस पे करते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पे करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो इस फंक्शन का कोई खास रोल नहीं रहता। तो मेनली हमारे ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।